एक कमरे में घूंघट और मॉडर्न बहू की रसोई। यामिनी अपने पति और 2 बेटों के साथ रहती थी। वो लोग काफी गरीब थे, इतने गरीब कि उनके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। सुनिए जी, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। क्यों? अभी कुछ दिनों के बाद हमारे दोनों ही बेटों की शादी है। नई बहुओं को कहाँ रखेंगे? इससे पहले यामिनी का पति उसे कोई जवाब देता, वहां उसका बड़ा बेटा आ गया और बोला, माँ, अगर नई बहुएं आ भी रही हैं, तो वो भी हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। सही कहा तुम्हारे बेटे ने, अब तुम ज्यादा चिंता मत करो। दोनों बाप बेटों ने बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन यामिनी की ये चिंता खत्म नहीं हुई थी। इसी तरह से दिन बीत गए और दोनों ही बेटों की शादी हो गई। अपने ससुराल को देखकर मॉडल बहू शिखा बोली, ये क्या? क्या सिर्फ ये एक कमरा हमारा ससुराल है? हाँ बहू, यही है। दिमाग खराब है क्या आपका? मैं इस कमरे में जरा भी नहीं रहूंगी। कम से कम शादी करने से पहले एक अच्छे घर का तो इंतजाम कर लिया होता। मैं तेरी बात समझती हूँ बहू, कुछ दिन यहीं एडजस्ट कर लो। हाँ, आप जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। कुछ दिन का बहाना लेकर सारी जिंदगी आप हमें यहीं पर ही सड़ाओगी। अपनी बहू की बात सुनकर यामिनी एकदम चुप हो गई। अपनी माँ का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देख शिखा का पति उससे बोला, शिखा, तुम्हें माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग कोशिश में लग रहे हैं कि हम अपना घर ले लें, लेकिन इतने अपने घर का इंतजाम नहीं होता तब तक तुम्हें इसी घर में एडजस्ट करना पड़ेगा, और इससे आगे मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। अपने पति के आगे शिखा को चुप होना पड़ा। अरे बहू, इस तरह बात मत कर। तू अपना दिल छोटा मत कर बहू। अब ये सब बातें बंद करो और बहुओं, चलो जल्दी से तुम अपने गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर लो। शिखा अपने पैर से कलश गिराती हुई घर में प्रवेश कर गई, लेकिन उसकी देवरानी नंदिनी वहां यूं ही खड़ी हुई थी। अरे बहू, तू भी अंदर आ, वहां बाहर क्यों खड़ी हुई है? बहू। यामिनी के बहुत पुकारने पर नंदिनी ने जवाब दिया, जी, कहाँ खो गई थी? गृह प्रवेश की रस्म नहीं करनी है? अरे हाँ, करनी है ना। नंदिनी भी गृह प्रवेश की रस्म करती हुई अंदर आ गई, और अब यामिनी ने दोनों ही बहुओं को उनकी जगह पर जाने को बोला। देखो बहुओं, इस छोटे से कमरे में ही मैंने तुम्हारा भी ठिकाना लगा दिया है। यामिनी ने कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पर एक दरी बिछी हुई थी। माय गॉड, इस घर में तो मेरी जान ही ना चली जाए। शिखा इसी तरह से बड़बड़ाती हुई अपनी दरी पर जाकर लेट गई, तो वहीं दूसरी तरफ, और देख छोटी बहू, ये तेरी जगह है। बहू, अरे बहू जी माँ जी, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? वो मम्मी जी, आज ना मेरे पसंदीदा सीरियल का बहुत बढ़िया एपिसोड आने वाला था, तो बस मैं ना उसी के बारे में सोच रही थी और पता नहीं कब उसी के ख्यालों में गुम हो गई। नंदिनी भी अपनी जगह पर चली गई और सभी घर वाले सो गए। अगली सुबह नंदिनी जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान का ध्यान करने लगी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से एक लंबा घूंघट भी कर रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ शिखा घोड़े बेचकर सो रही थी। ये क्या बहू, तूने घर में घूंघट क्यों रखा है? नंदिनी ने यामिनी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जो अभी हो, नंदिनी बहू, जरा अपनी जेठानी को भी जगा देना। आज तुम दोनों की पहली रसोई है। यामिनी ऐसा बोलकर वहां से बाहर चली गई। अरे ये माँ जी कहाँ गई? चलो कहीं भी हो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। नंदिनी घूंघट में ही घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद जब यामिनी वापस आई तो वो नंदिनी से बोली, नंदिनी बहू, अरे सुन बहू जी, मुझे तो शक है तुझे कम सुनाई देता है क्या? वो चलिए सब छोड़, ये बता, तूने अपनी जेठानी को उठाया क्यों नहीं? आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। ऐसा क्या? लेकिन आपने मुझे कब बोला था जेठानी जी को उठाने के लिए? ये सवाल तो अगर तू मुझसे ना ही पूछे तो अच्छा होगा, क्योंकि तू मेरी बातों को सुनती ही कहाँ है। उन दोनों की आवाजों से शिखा की आंख खुल गई। ओहो, आप लोगों को तमीज नहीं है क्या? अरे थोड़े तो मैनर्स सीखिए। जब कोई सो रहा हो तो क्या इतनी तेज आवाज में बात करते हैं, बेअक्ल इंसान। ओ बहू, मैं तेरी सास हूँ, मुझे ये तीखे तेवर मत दिखा। और वैसे भी सुबह के 10 बज चुके हैं, और कब उठने का इरादा था तेरा? ओहो, अब आप लोगों को कौन बताए? सासू माँ, मेरे तौर तरीके आप लोगों से बहुत अलग हैं। अब ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। बहू,
मैं तेरा दिमाग खराब नहीं कर रही हूँ, बल्कि खराब होने से रोक रही हूँ। मतलब? देख बहू, समय बीत रहा है। तुम्हारे ससुर जी और पति भी बस कुछ ही देर में आते ही होंगे। जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो, ताकि अपने ससुर और पतियों को पहली रसोई में तुम अपने हाथ का बना खाना खिला पाओ। व्हाट? मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ। ये क्या बात हुई? हर लड़की शादी के बाद अपनी पहली रसोई के लिए बहुत उतावली होती है, लेकिन तुझे तो कोई खुशी ही नहीं है। वो इसीलिए सासू माँ, क्योंकि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है। अरे कुछ तो आता ही होगा, और नहीं आता तो अपनी देवरानी से पूछ लेना, इसे काफी कुछ बनाना आता होगा। जैसे ही शिखा ने अपनी देवरानी की तरफ देखा, क्या मैं इससे पूछूं? अरे इसका तो हुलिया ही अजीब सा है। देवरानी जी, आपने ये घूंघट क्यों रखा है? देवरानी जी, अरे सुनिए। शिखा के काफी बोलने पर नंदिनी ने उसकी बात का जवाब दिया। आप कहाँ खो जाती हो? खैर, क्या आप मेरी खाना बनाने में मदद करोगी? जरूर। नंदिनी अपना खाना बनाते हुए अपनी जेठानी की भी मदद कर रही थी, जिसे देख यामिनी बहुत खुश हुई। हमारा खाना तो तैयार हो गया है, बस इसमें अब तेल का छौंका लगाना है। एक काम करती हूँ, तेल को आंच पर रख देती हूँ। इतने तेल गर्म होगा, इतने में कोई दूसरा काम निपटा लूंगी। नंदिनी गैस पर तेल रखकर बाहर कपड़े सुखाने चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ ये मेरी देवरानी तो 1 मिनट में यहाँ और 1 मिनट में वहाँ। अब मैं किससे मदद लूं? अभी इस नंदिनी को ही बुलाकर लाती हूँ। शिखा भी वहां से उठकर चली गई और कुछ ही देर में तेल गैस पर रखा हुआ गर्म हो गया और उसमें आग लग गई। ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? यामिनी ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आग बहुत सारी जगह में फैल चुकी थी और बढ़ती ही जा रही थी। अरे कोई है, बचाओ बचाओ। उसकी दोनों ही बहुएं बाहर थीं। नंदिनी का तो ध्यान उसकी सास की आवाज पर नहीं गया, लेकिन शिखा ने अपनी सास की आवाज को सुन लिया। नंदिनी जल्दी चलो, शायद सासू माँ मुसीबत पे हैं। शिखा नंदिनी को भी लेकर भागी। दोनों ने अपने घर जाकर देखा तो वो दोनों दंग रह गई। पूरे घर में आग फैल चुकी थी। ओह माय गॉड, मुझे कुछ करना होगा। शिखा ने जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाया। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड ने आके पूरी आग को शांत किया। यामिनी को वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। दोनों बहुएं अपनी सास के होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। ये सब मेरी गलती है, मेरी गायब दिमागी की वजह से आज माँ जी की ये हालत हुई। अगर मैं तेल को गैस पर ना छोड़ती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंदिनी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी यामिनी को होश आ गया। बहू, हमें हमेशा ही अपने आँख, कान और नाक खुली रखनी चाहिए, ताकि कभी भी ऐसी गलतियां ना हो। अपनी सास की बात अब नंदिनी के समझ आ गई थी और उस हादसे में शिखा का भी पूरा घमंड जल चुका था। यामिनी के बेटों ने एक नए घर का इंतजाम किया, क्योंकि उनका घर जल चुका था और अब सभी अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। उफ, ये गर्मी। समीक्षा बहू, जरा पानी तो ले आना, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है मेरा। ये लीजिए पानी माँ जी। इतना गर्म पानी, मटके से पानी क्यों नहीं लाई? माँ जी, मैं रसोई में काम कर रही थी, गलती से मटके को धक्का लग गया, जिससे वो नीचे गिरकर टूट गया। क्या? एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से मटके का पानी भी नसीब में नहीं। इतनी गर्मी में तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीने का मन करता है और एसी की ठंडी हवा में आराम करने का मन करता है। मेरे बेटे शुभम को आ जाने दे एक बार शहर से, वो ही अब इन चीजों को लेकर आएगा। अनीता का परिवार बहुत गरीब था। अनीता, उसका बेटा रमन, बहू समीक्षा और उसके दोनों पोता पोती बंटी और बबली 2 कमरे वाले घर में रहते थे। उनके घर में हवा देने के लिए बस एक पंखा था और वो भी ठीक से काम नहीं करता था। अनीता को सारी उम्मीद अपने बेटे शुभम से थी। अनीता को लगता था कि उसका बेटा शहर से आएगा, तब उनके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और एक दिन, माँ, समीक्षा, भाभी, रमन भैया, कहाँ हो आप लोग? देखो मैं आ गया। शुभम बेटा, तू यहाँ, वो भी अचानक से? और ये तेरे साथ कौन है? माँ, इसका नाम मुस्कान है और ये आपकी छोटी बहू है। शुभम की बात सुनकर अनीता को काफी गुस्सा आता है। हमने तुझे शहर जॉब के लिए भेजा था, ना कि किसी शहरी लड़की से शादी करने के लिए। माँ, मुस्कान एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं जिस कंपनी में काम करता था, मुस्कान उस कंपनी की मालकिन की बेटी है। माँ जी, गुस्सा छोड़ दीजिए, अब जो होना था वो हो गया। इतना कहकर समीक्षा अंदर से पूजा की थाली ले आती है और मुस्कान का गृह प्रवेश करती है। बहू और बेटे के समझाने पर अनीता शुभम और उसकी पत्नी को माफ कर देती है। जा बहू, जाकर नई बहू को उसके कमरे तक छोड़ा। शुभम बेबी,
यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी के मारे मेरी तो जान निकल रही है। मुस्कान डार्लिंग, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही अपनी घर की हालत तो बता दिया था ना। हम बहुत गरीब परिवार से हैं और अब तुम्हें भी इसी में गुजारा करना होगा। ना बाबा, मैं तो इतनी गर्मी में नहीं रह सकती हूँ। मैं शादी से पहले 1 मिनट भी बिना एसी के नहीं रहती थी, तो अब कैसे रह लूं, वो भी इतनी गर्मी में। मुझे एसी चाहिए। लेकिन तुम तो सब जानती हो ना मेरे और मेरे घर के हालात। मैं एसी कहाँ से लाऊंगा? अगर तुम एसी नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने डैड से कहकर एसी मंगवा देती हूँ। ठीक है, तुम डैड से कहकर एसी मंगवा लेना। अपने पति के हाँ बोलते ही मुस्कान अगले दिन अपने डैड को कॉल करती है और उसके डैड फौरन अपनी बेटी के ससुराल में एसी भेज देते हैं। एसी को देखकर मुस्कान बहुत खुश होती है और जल्दी से उसे अपने कमरे में लगवा लेती है। वाह, कितनी ठंडी हवा है। अब जाकर आराम मिला। पता नहीं ये लोग इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं। अगर मैं और एक दिन भी इस गर्मी में रहती तो मर ही जाती। अरे बहू, ये इतनी ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? माँ जी, ये ठंडी हवा इस एसी से आ रही है। क्या एसी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर में एसी आ गया। मुस्कान के एसी लगाते ही सारा परिवार मुस्कान की तरफ हो गया। अब हर बात में घर का हर एक सदस्य मुस्कान की तरफ होता था, जिसका फायदा उठाकर मुस्कान समीक्षा से घर का सारा काम करवाया करती थी और खुद एसी की ठंडी हवा में आराम करती थी। भाभी, ये लो मेरे कपड़े, इन्हें धो देना। मुस्कान, मैंने थोड़ी देर पहले ही कपड़े धोए हैं। तुमने मुझे उस टाइम कपड़े क्यों नहीं दिए? और मैं बहुत थक चुकी हूँ और तुम खुद ही अपने काम कर सकती हो। मैं तुम्हारा हर काम नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझसे हम मजदूरी करवाते हैं। बहू का तो काम ही यही होता है, घर का काम करना। माँ जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन कुछ काम तो मुस्कान खुद भी कर सकती है ना। अभी उसके शादी को टाइम ही कितना हुआ है? सिर्फ 2 महीने ही तो हुए हैं। तू क्या चाहती है, मैं नई नवेली दुल्हन से घर का काम करवाऊं? जाकर उसके कपड़े धो दे। मुस्कान बहू, चल जाकर आराम करते हैं तेरे कमरे में, वो भी एसी की ठंडी हवा में। हाँ माँ जी, चलिए। समीक्षा को अपनी देवरानी और सास का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सुनिए जी, जब से मुस्कान ने घर पर एसी लगवाया है तब से सारा परिवार मुस्कान की तरफ रहता है। माँ जी तो मुस्कान से घर का कुछ भी काम नहीं करवाती है और बच्चे भी अब मुस्कान के पास ही रहते हैं। दोनों पूरा पूरा दिन मुस्कान के कमरे में खेलते हैं, पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या हुआ, बच्चे ही तो हैं, हो जाएंगे पास। और माँ सही तो कह रही है, मुस्कान की शादी को टाइम ही कितना हुआ है। समीक्षा को अपने पति की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाती। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब टाइम आता है बच्चों के एग्जाम का, जिसमें बंटी और बबली दोनों फेल हो जाते हैं। बच्चों के फेल होने पर समीक्षा दोनों बच्चों को बहुत डांटती है। क्या हुआ समीक्षा, क्यों डांट रही है बच्चों को? डांटू नहीं तो और क्या करूँ माँ जी, दोनों ही फेल हो गए हैं। तो क्या हुआ भाभी, फेल ही तो हुए हैं, दोबारा पढ़ाई कर लेंगे और अगले साल पास हो जाएंगे। चलो बच्चों, जाओ मेरे कमरे में और आराम कर लो। मुस्कान के इतना बोलते ही दोनों बच्चे मुस्कान के कमरे में चले जाते हैं और एसी चलाकर दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। ये सब देखकर समीक्षा के सब्र का पारा हाई हो जाता है और अब वो घर वालों को मजा चखाने का सोच लेती है। जब घर पर कोई नहीं होता तो वो चुपके से मुस्कान के कमरे में जाकर एसी का पीछे का वायर निकाल देती है, जिसकी वजह से एसी चलना बंद हो जाता है। बाहर कितनी गर्मी थी ना। हाँ माँ जी, चलिए मेरे कमरे में चलते हैं। बहू, एसी तो चला दे, गर्मी के मारे तो जान ही निकल जा रही है। अरे ये क्या, ये एसी क्यों नहीं चल रहा है? लगता है एसी खराब हो गया है। क्या एसी खराब हो गया है? हे भगवान, अब क्या होगा? एसी के खराब हो जाने पर उसकी हालत खराब हो जाती है और अब अनीता मुस्कान से भी घर का काम करवाने लगती है। ये ले मुस्कान, जाकर कपड़े धो दे। क्या मैं कपड़े धो दूं? वो भी इतनी गर्मी है। तो क्या हुआ, समीक्षा बहू भी तो घर के काम करती है। अब मुस्कान भी समीक्षा की तरह ही काम करती है, खाना बनाना, कपड़े धोना, छत पर जाकर मिर्ची सुखाना। इतनी गर्मी में काम करके मुस्कान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है, पता नहीं समीक्षा भाभी इतनी गर्मी में कैसे काम करती है। मेरी तो कुछ दिनों में ही हालत खराब हो गई और भाभी तो ना जाने कितने टाइम से कर रही हैं। मैंने उनके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। समीक्षा भाभी, कहाँ हो आप? क्या हुआ मुस्कान? भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों मुस्कान, क्या हुआ? तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? भाभी, मुझे अब पता चला कि आप कैसे इतनी गर्मी में काम करती थी। आपको कितनी प्रॉब्लम होती होगी ना। और मैं पूरा दिन एसी में आराम करती थी, तो अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया। हाँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिएगा।
अरे बस बस, मैंने ही तुम्हें और घर वालों को उनकी गलती के बारे में बताने के लिए एसी का वायर निकाल दिया था, और अब मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। समीक्षा मुस्कान को माफ कर देती है और दोबारा से एसी का वायर लगा देती है। अब सभी लोग साथ में एसी की हवा का मजा लेते हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।